नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथ ही हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत की ये बुक है। इसके अंतर्गत लास्ट लेक्चर हमने केंद्र राज्य संबंधों की प्रवृत्ति के बारे में जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था। उसमें जो हेडिंग थी वो हो गई थी केंद्र राज्य संबंधों की प्रवृत्ति। यहाँ तक ये चीज़ हो गई थी। अब इसके नीचे जो केंद्र राज्य संबंधों में जो तनाव संभाव्य हैं क्षेत्र वो क्या क्या हो सकते हैं, ये चीज़ आज हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्र राज्य संबंधों के तनाव संभाव्य क्षेत्र क्या क्या होते हैं, इन्हें समझेंगे। जिन मुद्दों के कारण केंद्र और राज्यों के बीच तनाव व टकराव पैदा हुआ है वे कौन कौन से हैं। पहला है राज्यपाल की नियुक्ति एवं बर्खास्ती का तरीका। दूसरा है राज्यपाल का दलगत व पक्षपातपूर्ण रवैया, पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन को लगाना। फिर है राज्य में कानून व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती, राज्य विधेयकों की राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना, राज्यों के लिए वित्तीय आवंटन भेदभाव, राजनीतियों के अनुपालन में योजना आयोग की भूमिका, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, पीसीएस, आईएएस, आईपीएस व आईएफएस का प्रबंधन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग, मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी और राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण। ये जो बिंदु हैं इनको अभी विस्तार से पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ इन्होंने झलक दिखाई है। फिर है 1960 के दशक के मध्य से ही केंद्र राज्य संबंधों पर विचार किया जा रहा है। केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दों पर निम्नलिखित कार्य हुए हैं। कौन कौन से कार्य हुए वो समझते हैं। कह रहा है प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग क्या, केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई, ये पहला बिंदु है कि केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई जिसका अनुसरण के हनुमंतैया ने किया की अध्यक्षता में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी का गठन किया। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए एमसी सीतलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया। अंतिम रिपोर्ट 1969 को केंद्रीय सरकार को दी गई। इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें की। मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं। इन्होंने जो सिफारिशें की 1966 में, ये क्या बोलते हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग में मोरारजी देसाई जो सरकार थी, जो के हनुमंतैया थे, उन्होंने वो क्या क्या हैं इनकी बातें वो समझते हैं। इन्होंने सबसे पहली बात कही कि संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में क्या हो, लंबा अनुभव हो और राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाए कि जो राज्य की जो शक्ति हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ राज्य के लिए दे दी जाए। ये बात इन्होंने कही है। नेक्स्ट है राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाएं ताकि उनकी केंद्र पर निर्भरता कम रहे। उनके अनुरोध या अन्यथा पर ही राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती हो। फिर कह रहे हैं इसके बाद में एक राजमन्नार समिति आई है। तो जो राजमन्नार समिति आई है वो क्या कह रही है, 1969 में तमिलनाडु सरकार डीएमके ने डॉक्टर बीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव देते हुए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपना एक प्रतिवेदन सौंपा। जो प्रतिवेदन सौंपा वो क्या था
इस समिति के ने केंद्र की एकात्मकता की प्रवृत्ति, जो केंद्र की एकात्मकता की प्रवृत्ति है, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति की समीक्षा की। इसमें क्या क्या शामिल थे? पहला ये कह रहे हैं संविधान के वे विशेष प्रावधान जो केंद्र को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। नंबर 2, केंद्र एवं राज्य दोनों में एकल पार्टी की सरकार। और नंबर 3, राज्यों को संसाधनों की होने वाली कमी एवं इसके कारण केंद्र की सहायता पर उनकी निर्भरता। और नेक्स्ट है केंद्रीय नियोजन की संस्था एवं योजना आयोग की भूमिका। इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार थीं। एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। योजना आयोग का स्थान एक संविध निकाय द्वारा किया जाए। वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बना दिया जाए। अनुच्छेद 356, 357, 365 राष्ट्रपति शासन से संबंधित को पूर्णतः समाप्त किया जाए। ये बात कह रहे हैं ये। और कुछ बचा हो तो वो भी लगा दो। देखो, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी कि कृपा पे राज्य मंत्री परिषद के, ये जो राज्य मंत्री परिषद है ना, राज्य मंत्री परिषद पद धारित करने का जो प्रावधान है उसे समाप्त कर दिया जाए। संघ सूची एवं समवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य सूची में हस्तांतरित कर दिया जाए और राज्यों को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की जाएं। अवशिष्ट मानी होती जो बची हुई शक्तियां हैं। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS एवं IAFS को समाप्त किया जाए। आगे ये क्या कह रहे हैं? केंद्र सरकार ने राजमन्नार समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। फिर इसके बाद में एक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया। तो आनंदपुर साहिब जो प्रस्ताव है उसने क्या जवाब दिया? आनंदपुर साहिब जो प्रस्ताव है इसके अंतर्गत 1973 में अकाली दल पंजाब के आनंदपुर साहिब में हुई एक बैठक में राज्यों की धार्मिक एवं राजनीतिक मांगों के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र को मात्र रक्षा, विदेश संबंध, संचार, मुद्रा यानी धन के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों को राज्य को सौंप देना चाहिए। इसमें कहा गया कि संविधान को वास्तविक रूप में संघीय बनाया जाना चाहिए। केंद्र में सभी राज्यों के लिए समान प्राधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और आगे इसके बाद में आता है पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र। पश्चिम बंगाल जो स्मरण पत्र है वो कह रहा है 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार, जिसका नेतृत्व साम्यवादियों के हाथों में था। अब ये जो साम्यवादी है इसका क्या अर्थ होता है? साम्यवाद का अर्थ होता है संरचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाए। ये साम्यवादियों का मत है कि एक ऐसा समाज की संरचना की जाए जिसमें सभी समान हों, जिसमें जो वर्ग हैं समाज में वो हटा दिए जाएं। वही कह रहे हैं संरचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक, सभी समान हों, वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाए। केंद्र राज्य संबंधों पर एक स्मरण पत्र या मेमोरेंडम प्रकाशित किया, उसे केंद्र सरकार को प्रेषित किया। इस स्मरण पत्र की जो बातें हैं, बातों के साथ साथ निम्न सुझाव भी दिए उन्होंने। जो पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र है इसने, तो क्या क्या इन्होंने दिए? पहला ये कह रहे हैं कि संविधान में उल्लेखित जो शब्द है संघ की जगह पर संघीय किया जाए और केंद्र सरकार का कार्यक्षेत्र रक्षा, विदेश मामले, संचार एवं आर्थिक समन्वय तक ही सीमित रखना चाहिए।
अन्य सभी मामलों पर राज्यों को शक्ति दी जाए। और अनुच्छेद 356, 357 और ये जो 360 है इसको कर लो आप 365, ये गलत है, यहाँ पर 365 कर लो। राष्ट्रपति शासन से संबंधित को पूर्तियाँ समाप्त किया जाए। और फिर ये कह रहे हैं नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों की सहमति अनिवार्य बनाई जाए। केंद्र द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व का 75% हिस्सा राज्यों को दे दिया जाए। और कह रहे हैं कि राज्यसभा को लोकसभा के बराबर जब शक्तियां प्रदान की जाएं तो फिर केंद्र सरकार की इसमें वैल्यू क्या रह जाएगी, सारी शक्तियां इनको मिल जाएंगी राज्य सरकार को। केवल केंद्र एवं राज्य सेवाएं होनी चाहिए तथा अखिल भारतीय सेवाओं को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस ज्ञापन में की गई मांगों को स्वीकार नहीं किया, ये भी अस्वीकार कर दिया। फिर आता है एक सरकारिया आयोग, जो न्यायाधीश थे एक रिटायर RS सरकारिया, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया। 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और सरकार के बीच सभी व्यवस्थाएं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रमाणिक सिफारिशें प्रदान करे। आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सरकार का शब्द है ये आप कर लेना, ये जो सरकार है ना यहाँ पे, ये सरकार को यहाँ पर राज्य सरकार कर लेना, ठीक है, तब ये ठीक होगा। आगे देखो, सिफारिशें प्रदान करें। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि इसका कार्यकाल 4 वर्ष बढ़ाना पड़ा। इसने अपनी रिपोर्ट 1900 कब सौंपी? 88 में सौंपी। अब आगे चलते हैं। आयोग ढांचागत परिवर्तन के पक्ष में नहीं था। इसमें महसूस किया गया कि मूल रूप से संवैधानिक व्यवस्था और सिद्धांत रूप से मूल संस्थात्मक संरचना ठीक है, लेकिन इसमें इस बात पर बल दिया जाए कि प्रचनात्मक एवं कार्यात्मक स्तर पर परिवर्तन हो। इसमें महसूस किया गया कि स्थायी संस्था मामले के मुकाबले संघीयता सहयोगी क्रिया के लिए ज़्यादा क्रियात्मक व्यवस्था है। इसमें इस मांग को पूर्णतया खारिज कर दिया कि केंद्र की शक्तियों में कटौती हो, बल्कि इसने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है, जिसे विखंडीय प्रवृत्तियों द्वारा चुनौती दी जा रही है। हालांकि उसने सशक्त सरकार का मतलब यह नहीं बताया कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो। इसने यह भी पाया कि केंद्र में शक्तियों को अधिक संकेंद्रण से निर्णय लेने का दबाव रहा, जबकि राज्य निर्णय विहीन रहे। आगे ये कह रहे हैं कि आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। इसमें से महत्वपूर्ण सिफारिशें जो हैं वो इस प्रकार है। पहली सिफारिश है 247 में से देखना महत्वपूर्ण जो आनी, एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। इसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत होनी चाहिए। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को बहुत संभल कर इस्तेमाल किया जाए। इसका तभी इस्तेमाल हो जब सभी उपलब्ध विकल्प कैसे हों, समाप्त हो गए हों। अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थान को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए।
और ऐसी ही कुछ सेवाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। कराधान की शक्ति संसद में ही निहित रहनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति राज्य को किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित करें तो इसका कारण राज्य सरकार को बताना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद यानी कि NEDC किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय परिषदों बनानी चाहिए और इन्हें संघीयता के मामलों में प्रोत्साहित करना चाहिए। केंद्र को बिना राज्य की स्वीकृति के सैन्य बलों की तैनाती की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ तक कि यह राज्यों की सहमति के बिना भी किया जा सकता है, तथापि वांछनीय है कि राज्यों से परामर्श किया जाए। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। निगम कर की कुल प्राप्तियों को राज्य के साथ निश्चित सीमा में बांटना चाहिए। और आगे कह रहे हैं, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता। राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। बिना संसद की मांग के किसी राज्य मंत्री के खिलाफ जांच आयोग नहीं बैठाना चाहिए। तो यहाँ पर जो राज्य मंत्री है, इस शब्द को आप कर लो राज्य के मंत्री। राज्य मंत्री और राज्य के मंत्री अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ये कर लो कि बिना संसद की मांग के किसी राज्य के मंत्री के खिलाफ, ये शब्द लिखो यहाँ पर, राज्य यानी कि राज्य और मंत्री बीच में के और जोड़ लो, तो हो जाएगा राज्य के मंत्री के खिलाफ जांच आयोग नहीं बैठाना चाहिए। ये राज्य मंत्री के बीच में के और जोड़ लो। फिर है 15वां कि केंद्र द्वारा आयकर पर अधिभार उगाही नहीं करनी चाहिए, सिवाय विशेष उद्देश्य और सीमित समय के लिए। योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच कार्यों का वर्तमान बंटवारा उचित एवं निरंतर होना चाहिए। त्रिभाषा फार्मूला समान रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए और रेडियो एवं टेलीविज़न के बीच स्वायत्तता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके कार्यों का क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यानी कि वी उपसर्ग इसमें जब लगता है तो वी का अर्थ हो जाता है किसी चीज़ का फैलाव, और केंद्रीकरण का अर्थ होता है, जो केंद्रीकरण है वो अपनी केंद्रीकरण का अर्थ होता है किसी चीज़ का केंद्र की ओर आना, ठीक है। और विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि केंद्र से बाहर की ओर जाना, ये विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इन कार्यों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी कि राज्यों को ये कार्य दे देने चाहिए। फिर है राज्यों के पुनर्गठन पर राज्यसभा की भूमिका एवं कार्यों की शक्तियों में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। और भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ करनी चाहिए। केंद्र सरकार सरकारिया आयोग की 180 जो 247 में से 180 सिफारिशों को लागू कर चुकी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केंद्र राज्य परिषद का जो गठन है वो है। फिर आता है पुंछी आयोग, जो पंछी फेंटा होता है वो मत समझ लेना, पेठा जो होता है, पुंछी आयोग। पुंछी कौन है, ये भी भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन जो पुंछी हैं वो हैं। तो अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारिया आयोग के बाद बदले राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण
काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं, अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों को पुनः आकलन किया जाना कैसा है, आवश्यक है। इस आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार थे। पहला है, आयोग को भारत के संविधान के अनुरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करनी थी। आयोग को स्वस्थ परंपराओं शक्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के विशेष आदेश तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य एवं उत्तरदायित्व जिसमें शामिल थे क्या क्या, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन वित्तीय संबंध, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, पंचायती राज संस्थान, संसाधनों का बंटवारा जैसे अंतर्राज्य नदी जल बंटवारा आदि के परिप्रेक्ष्य केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी। और नेक्स्ट इसमें जो है वो है कि आयोग को केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने एवं उसमें सुधार करने के लिए उचित सिफारिशें देनी थी। इस संबंध में क्या रुकावटें या कठिनाई हैं, इसके बारे में भी सरकार को बताना था। आयोग को यह देखना था कि पिछले वर्षों में देश में विशेष रूप से पिछले 2 दशकों में एवं संविधान की मंशा के अनुरूप सामाजिक एवं आर्थिक विकास की क्या स्थिति रही तथा इसे तीव्र करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों में आयोग को यह भी बताना था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, लोगों को कल्याण करने के लिए, अच्छे शासन को सुनिश्चित करने के लिए नई चुनौतियों का किस प्रकार सामना किया जाए। नई सहस्राब्दी के प्रारंभिक दशकों में गरीबी और असाक्षरता उन्मूलन द्वारा भावी परिस्थितियों के अनुरूप सतत एवं तीव्र आर्थिक वृद्धि कैसे प्राप्त की जाए। तो नई चुनौतियों का विकास किस प्रकार सामना किया जाए। सहस्राब्दी का अर्थ होता है 1000 के प्रारंभिक नई हाँ 1000 प्रारंभिक दशकों में से गरीबी और असाक्षरता उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना। भावी परिस्थितियों मतलब आने वाली जो परिस्थितियां हैं के अनुरूप सतत माने होता है लगातार तीव्र आर्थिक वृद्धि कैसे प्राप्त की जाए। उक्त मामलों को विवेचन करते समय अपनी सिफारिशों देते समय आयोग की विशिष्ट भूमिका निभानी थी, लेकिन उसे निम्न सीमाओं का भी ध्यान रखना था। राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्य कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से जब कोई राज्य लंबे समय तक सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा या लंबे समय से चल रही किसी अन्य प्रकार की हिंसा से ग्रस्त हो। राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए। केंद्र रूप में नियोजन एवं बड़ी परियोजनाओं जैसे नदियों को जोड़ना आदि ये ऐसे कार्य हैं जिनमें 15-20 वर्षों का समय लगा है। राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए। विशेष रूप से पंचायती राज संस्थान एवं अन्य स्थानीय निकायों को स्वायत्तता के संदर्भ में संविधान की 6ठी अनुसूची में वर्णित स्वायत्त निकायों का प्रशासन में भी इसमें शामिल है। राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसे होने चाहिए। विशेष रूप से स्वतंत्र नियोजन एवं जिला स्तर पर पृथक बजट बनाने के संदर्भ में क्या होनी चाहिए। और फिर ये कह रहे हैं कि राज्य संबंधों की दायित्व भूमिका, कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए। विशेष रूप से केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न मदों के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सहायता के संदर्भ में राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए। विशेष रूप से पिछड़े राज्यों की उन्नति के लिए योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन के संदर्भ में 8वें से 12वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में की गई सिफारिशों के संदर्भ में, विशेष रूप से केंद्र से प्राप्त होने वाली बड़ी वित्तीय सहायता के बारे में।
और उत्पादन पर पृथक कार्यों की आवश्यकता एवं प्रारंभिकता एवं बैट के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर लगने वाले कर के संदर्भ में एक एकीकरण की लक्षित घरेलू बाजार बनाने के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार के गठन एवं सरकारी आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 18 में इस संबंध में की गई सिफारिशों के संदर्भ में। और फिर कह रहे हैं कि एक केंद्रीय विधि प्रवर्तन अधिकरण की स्थापना जिसे अंतर्राज्यीय अपराधों की जांच का अधिकार प्राप्त हो तथा राज्यों की सीमाओं में होने वाले उन अपराधों की जांच का अधिकार हो जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ी हो, उसके गठन के संदर्भ में। अनुच्छेद फिर कितना है 355 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर स्वयं प्रेरणा के राज्यों से नियोजित किए जाने वाले अर्धसैनिक बलों की उपयोगिता के संदर्भ में आयोग ने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। कुल 1456 पृष्ठों की इस रिपोर्ट को 7 खंडों में अंतिम रूप देने में आयोग को सरकारी आयोग की रिपोर्ट, संविधान संचालन की समीक्षा के लिए गठित आयोग NCRWC की रिपोर्ट तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट से बहुत मदद मिली। हालांकि अनेक क्षेत्रों में आयोग की रिपोर्ट सरकारी आयोग की अनुशंसाओं से मेल नहीं खाती। आयोग ने अपने विचारार्थ विषय के अंतर्गत उठाए गए मुद्दों की गहराई से जांच करने तथा संबंधित सभी पक्षों की सांगोपांग समीक्षा के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा, सरकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत की एकता, अखंडता तथा भविष्य में इसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस प्रकार सरकारी संघवाद सिद्धांत भारतीय राजनीतिक एवं शासन व्यवस्था के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन का कार्य करता है। कुल मिलाकर आयोग ने 310 अनुशंसाएं की, जिसमें से कुछ केंद्र राज्य संबंधों का भी स्पर्श करती हैं। कुछ प्रमुख अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं। पहली क्या है? पहली है अनुसूची 3 में वर्णित विषयों पर बने कानूनों को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर संसद में विधायन प्रस्तुत करने से पहले केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक सहमति, राज्यों को सुपुर्द किए गए मामलों पर केंद्र का संसदीय सर्वोच्चता स्थापित करने में अधिकतम संयम बरतना, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को हस्तांतरित विषयों के मामले में राज्यों के प्रति लचीला रुख रखना बेहतर केंद्र राज्यों संबंध की पूंजी है। केंद्र को समवर्ती सूची के विषय अथवा परस्पर व्यापी क्षेत्रों के संबंध में सिर्फ उन्हीं विषयों को हाथ में लेना चाहिए जो कि राष्ट्र हित में नीतियों की समरूपता के लिए नितांत आवश्यक हो। समवर्ती अथवा परस्पर व्यापी क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों के प्रबंधन के लिए अंतर्राज्य परिषद को सतत अंकेक्षण की भूमिका में रखना चाहिए। फिर है राष्ट्रपति द्वारा विधेयक लौटा दिए जाने की स्थिति में राज्य विधायक के कार्य करने के लिए अनुच्छेद 201 में निर्धारित 6 माह की अवधि को राष्ट्रपति के लिए भी राज्य विधेयक पर सहमति देने अथवा रोकने के संबंध में निश्चित करने के लिए प्रयोज्य बनाया जा सके। और नेक्स्ट है संसद को सूची 1 में प्रविष्ट 14 से संबंधित विषय यानी कि समझौता करना और इसे संसदीय अधिनियम द्वारा लागू करना, इस विषय पर कानून बनाने चाहिए जिसमें कि संलग्न पद्धतियों के प्रणालीबद्ध किया जा सके। इस बारे में शांति का प्रयोग स्वाभाविक रूप से विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों की संघीय संरचना को देखते हुए निर्बाध नहीं हो सकती। फिर इसमें कह रहे हैं संधियों एवं समझौतों के फलस्वरूप वित्तीय जिम्मेदारियों तथा राज्य की वित्तीय स्थिति पर इनके प्रभावों का ध्यान समय समय पर गठित किए जाने वाले वित्तीय आयोग को रखना चाहिए।
राज्यपालों को चयनित करते समय केंद्र सरकार को सरकारी आयोग द्वारा अनुसंधान निम्नलिखित निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। फिर कह रहे हैं उसे जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रणी होना चाहिए, उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, उसे एक असंबद्ध व्यक्ति होना चाहिए जो कि राज्य की स्थानीय राजनीति के नज़दीकी तौर पर ना जुड़ा हो, उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी राजनीति में सामान्यतः बड़ी भूमिका न रही हो, विशेषकर हाल के अतीत में। और फिर है कि राज्यपालों के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए। और फिर कह रहे हैं पदच्युत केंद्र सरकार की इच्छा भर से नहीं होना चाहिए। पदच्युत का अर्थ होता है पद से हटाना। फिर है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो भी प्रक्रिया है, आवश्यक परिवर्तन सहित वही प्रक्रिया राज्यपाल पर महाभियोग हटाने में प्रयुक्त होनी चाहिए। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को ऐसी विवेकाधिकार प्रदान नहीं करता कि वह मंत्रियों के विरुद्ध अथवा उसकी सलाह के बिना कार्य करे। वास्तव में विवेकाधिकार का उपयोग का दायरा सीमित है। इसी सीमित दायरे में भी राज्यपाल का एक पक्षीय अथवा अवास्तविक नहीं दिखना चाहिए। उसका कार्य विवेक द्वारा निर्देशित, नेक नियति यानी ईमानदारी द्वारा प्रेरित तथा सतर्कता द्वारा संतुलित होना चाहिए। और फिर है किसी राज्य की विधानसभाओं द्वारा पारित विवेक के संबंध में राज्यपाल को इस बारे में 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए कि वह इस पर सहमति दे अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे। जहां त्रिशंकु विधानसभा बनने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका का प्रश्न है, ये आवश्यक है कि इस बारे में संवैधानिक परंपराओं का पालन करते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं। दिशा निर्देश निम्नलिखित हो सकते हैं। कौन कौन से, वो देखते हैं। कह रहे हैं विधानसभा में जिस दल या दलों के समूह को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित रहना चाहिए। चुनाव पूर्व गठबंधन की स्थिति में इस गठबंधन को एक दल मानना चाहिए। यदि इसे बहुमत प्राप्त होता है तो गठबंधन के नेता राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित होना चाहिए। और फिर कह रहे हैं यदि किसी दल अथवा चुनाव पूर्व गठबंधन वाले समूह को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री का चयन निम्नलिखित प्राथमिकताओं के चरण पर करना चाहिए। वो प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? कह रहे हैं कि चुनाव पूर्व गठबंधन वाले दलों का समूह जिसके पास सबसे बड़ी संख्या है, और कह रहे हैं वह सबसे बड़ा एक दल जो दूसरे के समर्थन से सरकार बनाने का दावा कर रहा हो, और कह रहे हैं चुनाव पश्चात का गठबंधन जिसे सभी हिस्सेदार सरकार में शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट है कि चुनाव पश्चात गठबंधन जिसे कुछ दल सरकार में शामिल होने चाहिए तथा शेष सरकार से बाहर रहकर उसका समर्थन करना चाहते हैं। और नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं कि जहां तक किसी मुख्यमंत्री को हटाने का प्रश्न है, राज्यपाल को मुख्यमंत्री का अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित करने के लिए बराबर कहते रहना चाहिए। इसके लिए एक सीमा निर्धारित करनी चाहिए। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ जाकर किसी राज्य मंत्री पर अभियोग दर्ज करने की सहमति देने का अधिकार होना चाहिए। यदि मंत्रिमंडल का निर्णय राज्यपाल की दृष्टि में उपलब्ध सामग्री को देखते हुए पूर्वाग्रह से प्रेरित है प्रतीत होता है। फिर ये कह रहे हैं राज्यपालों को विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करना अथवा अन्य वैधानिक
पद धारण करने की परंपरा का अंत होना चाहिए। उसकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं, जब किसी बाहरी आक्रामक अथवा आंतरिक अवस्था के कारण राज्य प्रशासन पंगु हो जाता है और इससे राज्य का संवैधानिक तंत्र ठप हो जाता है। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ को अपने सर्वोपरि उत्तरदायित्व के निर्वहन के तहत सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार करते हुए स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। साथ ही अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफल को दुरुस्त करने तक सीमित रहना चाहिए। फिर है कि जहां तक संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रश्न है, SR मुंबई बनाम भारतीय संघ 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में दिए गए नए दिशा निर्देश को शामिल करते हुए उपयुक्त संशोधन किए जाने वाली ज़रूरत है। इससे राज्यों के मामले में संभावित संदेह एवं आशंका का निराकरण हो सकेगा, जिसके केंद्र सरकार राज्य संबंध को बेहतर बनाने में क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। फिर है जबकि अनुच्छेद 352 और 356 के अंतर्गत आपातकाल लगाने की शर्तें बहुत सख्त कर दी गई हैं, अंतिम उपाय के रूप में ही उपयोग किया जाने का प्रावधान है और अनुच्छेद 355 के अंतर्गत राज्यों की सुरक्षा का दायित्व संघ का है। यह आवश्यक है कि केंद्र के हस्तक्षेप के संबंध में संवैधानिक एवं रूप से रेखा बनाई जाए, लेकिन इससे अनुच्छेद 352 एवं 356 के अंतर्गत अत्यंतिक कदम उठाने की अनिवार्यता ना हो। इस रूपरेखा यानी कि फ्रेमवर्क को स्थानिक आपातकाल के रूप में प्रयोग करने से ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि राज्य सरकार काम करती रहे तथा विधानसभा को भंग करने की जरूरत नहीं पड़े, जबकि केंद्र सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्ट तथा स्थानीय तौर पर प्रक्रिया करे। अनुच्छेद 355 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूची 1 की प्रविष्ट 2A तथा सूची 2B की प्रविष्ट 1 के अंतर्गत स्थानीय आपातकाल लागू करने का पूरा औचित्य बनता है। और 20वां बिंदु है कि अंतर राज्य परिषद के अंतर्गत राज्य एवं केंद्र राज्य मतभेदों को दूर करने का एक विश्वसनीय, शक्तिशाली तथा निष्पक्ष प्रणाली बनाने के लिए अनुच्छेद 263 में समुचित संशोधनों की आवश्यकता है। क्षेत्रीय परिषदों की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए तथा बैठकों का एजेंडा संबंधित राज्यों द्वारा आपसी समन्वय बढ़ाने तथा नीतियों को सुगमता के लिए प्रस्तावित किया जाना चाहिए एवं एक मजबूत अंतर्राज्य परिषद का सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के कार्यकाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। वित्तीय मामलों में 22वां नंबर है, वित्तीय मामलों में अंतर्राज्य समन्वय को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की शक्ति प्राप्त समिति का गठन एक सफल प्रयोग हो सकता है। दूसरे क्षेत्रों में भी इसी प्रकार संदर्शों यानी कि मॉडल्स स्थानीयकरण की आवश्यकता है। मुख्यमंत्रियों का एक फोरम जिसकी अध्यक्षता चक्रानुक्रम से एक मुख्यमंत्री करे के बारे में भी विचार किया जा सकता है। जिससे ऊर्जा, खाद्य, शिक्षा, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में समन्वित नीतियों लागू की जा सकती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग तथा न्यायपालिका आदि क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करना चाहिए। राज्यों के प्रतिनिधि फोरम के रूप में सेकंड चैम्बर के गठन एवं कार्यों में बाधक कार्यों को हटाना चाहिए।
अथवा संशोधित करना चाहिए और इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन की ज़रूरत हो तो वह भी करना चाहिए। वास्तव में राज्यसभा में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक संबंधों को लेकर मतभेद के बिंदुओं का स्वीकार हल निकालने की असीमित क्षमता है। राज्यों के बीच सत्ता संतुलन वांछनीय का अर्थ होता मुख्य रूप से, और यह राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की समानता के आधार पर संभव हो सकता है। इसके लिए प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन कर राज्यसभा में राज्यों की सीटों की समानता बिना उनकी संख्या का ध्यान रखे किया जा सकता है। और 26 है, स्थानीय निकायों को स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य कर देने के लिए शक्तियों के प्रतिनिधित्व का विषय क्षेत्र उपयुक्त संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक रूप से परिभाषित होनी चाहिए। भविष्य के सभी केंद्रीय विधायन जो राज्यों की संलग्नता की मांग करते हैं, उनमें लागत में साझेदारी की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT राइट टू एजुकेशन के प्रावधान में प्रावधानित है। पहले से वर्तमान केंद्रीय विधायन जिसमें कि राज्यों को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई को उपयुक्त रूप से संशोधित करना चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार लागत में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। फिर प्रमुख खनिज की रॉयल्टी दरों को पुनरीक्षण प्रत्येक 3 वर्षों पर बिना विलंब किया जाना चाहिए। 3 वर्षों की अवधि पार होने पर राज्यों को समुचित क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। व्यवसाय कर की केंद्रीय हदबंदी को संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर देना चाहिए। अनुच्छेद 268 में उल्लिखित करों से और अधिक राजस्व प्राप्त करने की संभावना के लिए उक्त प्रावधान पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। इस मुद्दे को या तो अगले वित्त आयोग को संदर्भित कर देना चाहिए अथवा इस मामले को देखने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। नेक्स्ट है अधिक उत्तरदायित्व लाने के लिए
सभी वित्तीय विधायनों का एक स्वतंत्र निकाय द्वारा वार्षिक आकलन करना चाहिए तथा इन निकायों की रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों या राज्यों के विधायिकाओं के समक्ष रखना चाहिए। फिर है 32वां कि वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों को केंद्र तथा राज्यों के बीच निष्पक्ष रूप से संदर्भित करना चाहिए। वित्त आयोग के विचारार्थ विषय को अंतिम रूप देने के राज्यों की संलग्नता के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। फिर केंद्र सरकार के सभी वर्तमान उपकरों तथा सरचार्जों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि शकल एक राजस्व में उसकी हिस्सेदारी को कम किया जा सके। फिर 34वां योजना एवं गैर योजना खर्च में नज़दीकी संलग्नता के कारण एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जा सकती है जो कि योजना खर्च एवं गैर योजना खर्च के बीच अंतर के मुद्दों को देखे। और नेक्स्ट है वित्त आयोग तथा योजना आयोग के बीच बेहतर समन्वय होने चाहिए। वित्त आयोग तथा पंचवर्षीय योजना के द्वारा अवतरित अवधियों के तालमेल से ऐसे समन्वय की स्थिति में सुधार किया जा सके। वित्त मंत्रालय के वित्त आयोग प्रभाव को एक पूर्ण विभाग के रूप में रूपांतरित कर देना चाहिए जो कि वित्त आयोग द्वारा स्थायी सचिवालय के रूप में कार्य करे। नेक्स्ट है कि योजना आयोग इसका जो नाम है वो वित्तीय आयोग है। वर्तमान में इसका जो नाम है वर्तमान परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसकी भूमिका समन्वय की अधिक होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रालय एवं राज्यों की प्रक्षेत्रीय योजनाओं के सूक्ष्म प्रबंधन की कम। अनुच्छेद 307 जो कहता है 38वां बिंदु है 307 सहपठित सूची 1 की प्रविष्ट 42 के अंतर्गत अंतर राज्य व्यापार एवं वाणिज्य आयोग की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस आयोग की परामर्शदात्री एवं कार्यकारी भूमिका निर्णायक शक्ति के साथ अंतर्निहित होनी चाहिए। एक संवैधानिक निकाय के रूप में आयोग के निर्णय अंतिम तथा सभी राज्यों के साथ साथ भारतीय संघ पर बाध्यकारी होने चाहिए। आयोग के निर्णय को प्रभावित कोई पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय दायर कर सकता है। आयोग की रिपोर्ट सही हितधारकों राज्यों सरकारों संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनिक तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल संबंधित विभागों आदि को उनके सुविचारित दृष्टिकोण के लिए भेजी गई थी। केंद्रीय मंत्रालय विभागों तथा राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से प्राप्त टिप्पणियों का अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल द्वारा अध्ययन किया जा सके। तो ये जो चैप्टर है यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा 15वां अंतर्राज्यीय संबंध इंटर स्टेट रिलेशन। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद। ये हमारा रहेगा नेक्स्ट लेक्चर।